नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विवेकानंद कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों के लिए एक नया विषय आज प्रारंभ कर रहा हूं। सभी बच्चों के लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक विषय है जो अलग पार्ट में पढ़ाया जाता है आपको, जिसका नाम है राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसको वर्तमान के अंदर जो एकेडमिक कोचिंग है, क्लासेस हैं, स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई है उसके अंदर भी इसको ऐड कर दिया गया है। ये एक ऐसा विषय है जिसको आज बहुत ज़्यादा जिसकी मांग हो रही है। बहुत सारा मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है, परंतु जल्दी से बच्चों को समझ में आ नहीं पाता है। ये जो मटेरियल है कला और संस्कृति का, इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, जैसे राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, नृत्य, नाटक, गीत संगीत, मेले त्योहार, प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, भाषा और बोलियाँ, स्थापत्य कला, दुर्ग महल, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आपको पढ़ने होते हैं सारे के सारे कला और संस्कृति के अंदर। तो इस कला और संस्कृति के अंदर आज आपका ये विषय हम शुरू कर रहे हैं और इस विषय के अंतर्गत हम आज आपको पहला जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली आप लोगों के सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हालांकि वैसे तो पूरी की पूरी कल्चर जो है, पूरी की पूरी कला और संस्कृति जो है वो आपके सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है, परंतु इसके अंदर मुख्य रूप से एक ऐसा टॉपिक है जो इर्द गिर्द हमारे वातावरण में घूमता है, और वो टॉपिक है राजस्थान के मेले और त्योहार। क्योंकि मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ इसको कि इर्द गिर्द का टॉपिक है, क्योंकि हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, माँ है, पिता हैं, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, सब लगभग इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ये जो मेले या त्योहार हमारे आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे देसी महीने पे डिपेंड करते हैं, और देसी महीना जो हिंदू पंचांग के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं वो है विक्रमी संवत। तो जितने ये त्योहार मेले हैं ये सब विक्रमी संवत पे डिपेंड करते हैं। राजस्थानी कल्चर के अंदर आपको विक्रमी संवत जो है उससे रिलेटेड सारे त्योहार याद करने हैं। अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा ये विक्रमी संवत भैया क्या चीज़ है, हमने तो सुना ही नहीं है। कईयों को ये भी नहीं पता होगा वर्तमान में विक्रमी संवत चल कौन सा रहा है। तो वर्तमान में जो विक्रमी संवत चल रहा है वो 2078 विक्रमी संवत है। 2078 विक्रमी संवत चल रहा है। अब कईयों को नहीं समझ आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो अपन इसका वर्णन पढ़ेंगे। सब चीज़ें एक एक चीज़ आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा यहाँ पे कि विक्रमी संवत क्या है, शक संवत क्या है, ईसवी संवत क्या है, सबकी हम बातें करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, मेले और त्योहारों का टॉपिक है। किस प्रकार का इस पे प्रश्न आपके लिए आता है, जैसे कई बार क्या है इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं अलग अलग त्योहारों से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए गणगौर पे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है गणगौर कब मनाई जाती है, गणगौर क्यों मनाई जाती है, गणगौर का जो त्योहार या मेला लगता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सब बातें आपसे पूछी जाती हैं। और गणगौर के कितने प्रकार हैं वो सब बातें हमसे पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार के त्योहार आ जाते हैं। या जैसे मान लीजिए आप लोग बनाते हैं बहनों और भाइयों का एक प्रमुख त्योहार है रक्षाबंधन। हिंदू समाज के अंदर हम दीपावली मनाते हैं, तो दीपावली का क्या महत्व है, दीपावली कब मनाई जाती है, तो ये सब जो आएंगे ये विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग आएंगे। तो सबका सब हमको विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब समस्या ये रहती है कि हमें काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि ये विक्रमी संवत भाई है क्या चीज़, और विक्रमी संवत कैसे याद करें। क्योंकि जब भी मोस्टली होता है ऐसा है कि जब बूढ़े बुजुर्ग हमें ये कहते हैं कि ये देसी महीना है, अभी ज्येष्ठ चल रहा है, श्रावण चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, यहाँ तक कि बागड़ी में या मारवाड़ी में बोल देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अंधेर पक्ष चल रहा है, चांदन पक्ष चल रहा है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आज हम उन सब चीज़ों को पहले क्लियर करते हैं कि विक्रमी संवत क्या है, कितने महीने होते हैं इसके अंदर, कितने पक्ष होते हैं, ये पक्ष बनते कैसे हैं, किस पर डिपेंड है ये, और किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया होगा, और कब इसको स्टार्टिंग हुई होगी। ये सब बातें जो है विक्रमी संवत से रिलेटेड ये हम लोगों को आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम मेले और त्योहारों का जो आगे वर्णन आएगा प्रत्येक एक महीने में कि कौन सा त्योहार आएगा, कौन सा मेला आएगा। मोस्टली जो कंपटीशन की बुक्स आप लोग खरीदते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मेले और त्योहारों का टॉपिक जो है वो अलग अलग दे रखा होता है।
त्योहार अलग पढ़ने पड़ते हैं, अलग एक अध्याय होता है उसका, और मेलों का अध्याय अलग होता है। परंतु अपने यहाँ जब पढ़ेंगे तो एक बार में ही मेले और त्योहार दोनों का टॉपिक एक बार में हम पढ़ जाएंगे। इसके अंदर मेले भी आ जाएंगे, इसके अंदर आपके त्योहार भी क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। तो देखते हैं सबसे पहले मित्रों कि ये विक्रमी संवत होता क्या है और विक्रमी संवत जो है इसकी क्या खास बात है, इस पे हम बातें करेंगे। देखिए जो विक्रमी संवत है ना, ये एक प्रकार का पंचांग है, कैलेंडर है, और इस विक्रमी संवत का जो प्रारंभ है ये उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। विक्रमादित्य जो है वो उज्जैन का शासक था और विक्रमादित्य के नाम पर ही इसको विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य जो है ये उज्जैन के शासक थे। तो विक्रमादित्य जो उज्जैन के शासक है, इन विक्रमादित्य के समय इस पंचांग की शुरुआत की गई है, इस कैलेंडर की शुरुआत की गई है। और विक्रमी संवत जो है ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि 57 ईसा पूर्व इसको प्रारंभ किया गया था। अब कई बच्चों को ये समस्या रहती है कि ये ईसा पूर्व क्या चीज है, ईस्वी क्या चीज है, 57 ईसा पूर्व का क्या मतलब है, ईस्वी का क्या मतलब है। तो ये चीजें भी इसके अंदर आपको याद रखनी है। देखिए आप लोग जो ज्यादातर याद करते हैं या ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं वो ईस्वी संवत का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जो कि एक अंग्रेजी कैलेंडर है। और ईस्वी संवत का जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है इसको ग्रिगोरियन महोदय ने शुरू किया था, इसलिए इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ग्रिगोरियन महोदय एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसको शुरू किया था ग्रिगोरियन ने, और ग्रिगोरियन जी ने शुरू किया, इसीलिए इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ईस्वी संवत का जो कैलेंडर है। अब ये ईस्वी संवत जो है, ये घटना जो है ये ईसा मसीह से जुड़ी हुई है। ईसा मसीह जैसे उनसे जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि जैसे अपन लोग सुनते हैं पढ़ते हैं उनको सूली पे टांग दिया गया था, तो अगले दिन जो है वो अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को वो ईश्वर के रूप में दर्शन देते हैं, दोबारा वो प्रकट होते हैं। इस प्रकार की मान्यताएं हैं। तो वो जो घटना है उनको सूली पे टांगने की या उनका दोबारा ईश्वर रूपी दर्शन देने की, उस घटना से ही ईस्वी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो उस घटना से पहले के जो दिन है, पहले की जो भी घटनाएं हैं उस घटना से उनके साथ हम ईसा पूर्व शब्द लगाते हैं, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उन सब के साथ अपने ईस्वी शब्द लगाते हैं। ईसा पूर्व या ईस्वी शब्द आप लोग यूज करते हैं। तो ईसा पूर्व का मतलब है कि ईस्वी जब स्टार्ट हुआ होगा उससे भी पहले। तो कितने साल पहले? 57 साल पहले, यानी ईस्वी संवत शुरू होने से भी 57 साल पहले विक्रमादित्य शासक ने विक्रमी संवत प्रारंभ कर दिया था। अपन यूं कह सकते हैं कि जब अंग्रेजों को इस कैलेंडर का ज्ञान हुआ है, जब अंग्रेजों को कैलेंडर का ज्ञान हुआ है, तो हमारे हिंदुस्तानियों ने, हमारे भारतीय लोगों ने उन अंग्रेजों से 57 साल पहले ही एक कैलेंडर बना दिया था। और ये कैलेंडर भी इतना है कि हजारों लाखों साल तक इस कैलेंडर के अंदर भविष्यवाणियां की जा सकती है, इसको देखा जा सकता है। ईस्वी संवत की तरह नहीं है ये, ठीक है। तो इसके अंदर 57 ईसा पूर्व ये स्टार्ट हुआ है। अब इसको सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है कि अगर ईस्वी संवत जो है ये अगर पहला ईस्वी चला होगा, जैसे अब वर्तमान में 2021 चल रहा है, उसी तरीके से जब पहला वर्ष चला होगा उस समय इसकी आयु 58 थी, यानी ये 58वां चल रहा था विक्रमी संवत और ईस्वी संवत पहला चल रहा था। ऐसे ही मान लीजिए ईस्वी संवत जो है ये जब 10वां चला, जैसे वर्तमान 2021 है, वैसे ही सिर्फ 10 की बात करेंगे तो फिर इसमें 57 जोड़ देंगे, 57 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा, ठीक है, 67 हो जाएगा। उस समय ईसा पूर्व मतलब विक्रमी संवत कौन सा चलेगा? 67 चलेगा। जब ईस्वी संवत 100 चला तो यहाँ कितना चलेगा भैया? 157 चलेगा। आपको क्या करना है? सिर्फ ईस्वी संवत में 57 ऐड करना है, और ईस्वी संवत में 57 ऐड कर देंगे तो आपको आपके सामने विक्रमी संवत आ जाएगा। तो सभी जो है एक बार इसको आप करके देखिए, जैसे वर्तमान में जो चल रहा है उसके आधार पे कर लीजिए, या मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, उस हिसाब से आप लोग एक बार ये करके देखिए, आपको पता चले कि ईस्वी संवत और विक्रमी संवत का आपस में क्या तुलना है और किस तरीके से वो निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए अपन ये बात कर लेते हैं कि ईस्वी संवत की बात करते हैं कि भारत जो है वो सन 1947 में आजाद हुआ था। जब आप सन शब्द बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ईस्वी संवत की बात करते हैं।
जब आप ये कहते हैं कि सन 1947, सन शब्द का यूज किया, इसका मतलब क्या है कि आपने ईस्वी संवत की बात की। तो सन 1947 में भारत आजाद हुआ है। अब आपको बाई चांस एग्जामिनर ये पूछ ले कि भैया इस 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था, तो बड़ा ही आसान है बच्चों, इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ 57 ऐड करना है। क्यों करना है 57 ऐड? क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी से 57 साल पहले चला, और पहले चला तो इसका मतलब वो 57 साल बड़ा है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सीधी सी बात है, विक्रम संवत ईस्वी से 57 साल बड़ा है। अगर ईस्वी संवत की हम बात करें 1947 था, तो विक्रम संवत बड़ा है, और बड़ा है तो कितना बड़ा है, 57 साल बड़ा है। तो इसमें आप 57 ऐड कर दीजिए, 57 आप ऐड करेंगे इसके अंदर तो आपको ये 2004 मिलेगा, 2004 मिल जाएगा। तो 2004 जो है वो विक्रमी संवत चल रहा था जब भारत आजाद हुआ था, ये आपको याद रखना है। उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपको यूं पूछा जा सकता है कि विक्रमी संवत देख करके आपको और ईस्वी संवत पूछ लिया जाए, तो यहां से यहां आएंगे तो आपको क्या करना है, अब की बार 57 माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो 57 माइनस करना है, और अगर आप छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो 57 आपको प्लस करना है। यानी ईस्वी से विक्रमी संवत की ओर जाएंगे, ईस्वी से विक्रमी संवत की ओर जाएंगे तब आपको ये प्लस करना है 57, और अगर आप विक्रम संवत से ईस्वी संवत की तरफ आएंगे तब आपको 57 माइनस करना है, तो ईस्वी संवत आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस विक्रमी संवत की और क्या खासियत है और क्या बातें हैं, कैसे ये चलता है, कैसे इसके अंदर दिनों का जो है निश्चय किया गया, दिन क्लियर किए गए, डिक्लेयर किए गए, वो हम सब बातें पढ़ेंगे अभी। अब विक्रम संवत जो होता है इसके अंदर क्या है कि 12 महीने होते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि विक्रम संवत जो होता है इसके अंदर 12 महीने होते हैं। जैसे ईस्वी संवत में आप 12 महीने पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अंग्रेजी कैलेंडर में, उसी तरीके से हमारे इस देसी कैलेंडर के अंदर भी क्या है, 12 महीने होते हैं। तो ये जो 12 महीने होते हैं, ये कौन कौन से 12 महीने, इनको आपको याद करना है। तो सबसे पहले मैं इनके नाम लिख रहा हूं आपके सामने, इन 12 महीनों के नाम लिख रहा हूं, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं नाम लिख रहा हूं सीधे ही, जैसे मान लीजिए चैत्र आ जाएगा, चैत्र के बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस तरीके से आपको ये 12 महीनों के नाम याद करने हैं। 6-6 महीने मैंने 2 भागों में डिवाइड करके लिखे हैं, क्योंकि 2 भागों में जब आप डिवाइड करके आप इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए पढ़ना ये आसान हो जाता है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा देसी महीना है, इसका जो पहला महीना आप पढ़ रहे हैं देसी साल का, चैत्र है, और इसमें आप अंतिम संख्या के तौर पे 12वां आप देखेंगे तो फाल्गुन है। परंतु आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चैत्र जो है ये जनवरी में नहीं आएगा, अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से नहीं आएगा। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि शायद हमारा चैत्र का महीना इधर पहला महीना है तो उधर अंग्रेजी कैलेंडर में पहला महीना जनवरी है, तो उससे स्टार्ट हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो चैत्र है ये लगभग मार्च अप्रैल में आता है, मार्च में भी आ सकता है और अप्रैल में भी आ सकता है। ठीक है, मार्च और अप्रैल में आता है चैत्र का महीना। तो ऐसे ही आपको ये क्या करने हैं, 2-2 ग्रुप बनाने और इसको कंटिन्यू आप लिखते चले जाएंगे तो आगे लास्ट तक आ जाएगा। जैसे मार्च अप्रैल, तो यहां आप पढ़ेंगे अप्रैल मई, फिर आप पढ़ेंगे मई जून, फिर आप पढ़ेंगे जून जुलाई। अब जून जुलाई में कौन सा आ जाएगा, आषाढ़ आ जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में कौन सा आ जाएगा, श्रावण आ जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे अगस्त सितंबर, लगभग अगस्त सितंबर के अंदर क्या आ जाएगा, भाद्रपद आ जाएगा। अगस्त सितंबर के बाद आप पढ़ेंगे सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में आश्विन आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में आपका कार्तिक का महीना आ जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे नवंबर दिसंबर,
अब देखो यहां पर नवंबर दिसंबर आ रहे हैं ना, तो यहां लगभग अंग्रेजी कैलेंडर समाप्ति की ओर जा रहा है। दिसंबर आ गया है तो अंग्रेजी कैलेंडर समाप्ति की ओर जा रहा है, परंतु हमारे यहां अभी तक देशी महीना समापन की ओर नहीं गया है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही कहां से किया है, मार्च अप्रैल से किया है इसको। अब इसके बाद में आ जाएगा दिसंबर जनवरी, ठीक है। यानी जब हम अंग्रेजों वाला हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होते हैं ना, पाश्चात्य सभ्यता के अंदर है, हम नववर्ष मना रहे होते हैं, उस समय हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार पौष का महीना चल रहा होता है कि जब 31 दिसंबर और 1 जनवरी उसके बीच में जब आप नववर्ष मनाते हैं, पूरा विश्व नववर्ष मनाता है, उस नववर्ष के समय हमारा जो देशी महीना चल रहा होता है वो कौन सा चल रहा होता है, पौष का महीना। और आपको याद रखना है यहाँ अंग्रेजी कैलेंडर एंड हो गया है, परंतु देशी कैलेंडर विक्रमी संवत का जो पंचांग है वो अभी भी चल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर आप आगे पढ़ेंगे तो अगले महीने में जनवरी से फिर स्टार्ट करेंगे तो जनवरी फरवरी आ जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में फिर फरवरी मार्च आ जाएगा, और फरवरी मार्च में फागुन आ जाएगी। फागुन में आप होली पढ़ते हैं जैसे, तो लगभग हम पढ़ते हैं कि मार्च में आती है, तो मार्च में होली आती है तो वो फागुन में ही आएगी होली। तो इस तरीके से आप इसको कंपैरिजन करके आप याद कर सकते हैं। और यहाँ फरवरी मार्च से आप स्टार्ट करेंगे, दोबारा आगे आएंगे तो दोबारा आप कहाँ पर आ जाएंगे, मार्च अप्रैल में, और दोबारा से फिर मार्च अप्रैल शुरू हो जाएगा और वापिस चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 12 महीनों के ये नाम आपको याद रखने हैं और इनको कंपैरिजन करते हुए आप याद करेंगे कि कौन से अंग्रेजी महीने के अंदर कौन सा देशी महीना आएगा। क्योंकि नॉर्मली सीधा प्रश्न पूछ ले अगर एग्जामिनर कि जुलाई अगस्त के अंदर विक्रमी संवत का कौन सा महीना चल रहा होता है, तो सीधा आसान प्रश्न पूछेगा, तो आसान सीधा प्रश्न पूछे, आपको श्रावण उत्तर बताना है, ठीक है। अब जैसे श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, तो सब बच्चों को ये तो पता है कि रक्षाबंधन लगभग अगस्त में आता है, सबको ये पता है, छोटे छोटे बच्चों को या आप जो छोटे बच्चे हैं आप सबको ये पता है कि अगस्त में रक्षाबंधन आता है, परंतु ये नहीं आता कि श्रावण में आता है। तो ये काफी लोगों को नहीं पता। अब काफी बच्चों को ये पता है कि मार्च में होली आती है, सब बच्चे रंग खेलने के लिए इंतजार करते हैं होली का, पर ये काफी लोगों को नहीं पता कि फागुन में आती है। सब दीपावली का इंतजार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे, पटाखे बजाएंगे, खेलेंगे, छुट्टियां होंगी, पर वो छुट्टियां कार्तिक के महीने में होती है, ये नहीं पता। दीपावली की 5 दिन की छुट्टियां, 7 दिन की छुट्टियां कार्तिक महीने में होगी। तो ये जो चीजें इनको कंपैरिजन करते हुए आप सबको इसको पढ़ना है। 12 महीनों के नाम आपको याद रखने हैं, 6 महीने इसी तरीके से ही लिखेंगे आप, इसको क्रम में मत लिखिएगा, 6 इधर लिखिएगा, 6 इधर लिखिएगा, इसी तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि आगे जब ये टॉपिक चलेगा तो ये इस तरीका डिवाइडेशन जो है ना वो आपको काम आएगा। इसी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं कि कैसे मतलब इनके दिनों का डिसीजन किया जाता है, कैसे इसमें पक्ष होते हैं, उन सब की अपने बातें करेंगे। कितने पक्ष होते हैं, कैसे बनते हैं वो पक्ष, कैसे बनाए होंगे जब भी ये विक्रमी संवत का कैलेंडर बनाया होगा, तो उन सब की अपने बातें करेंगे, ठीक है। इसका आप दोहराव घर पे करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप फिर भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि जो विक्रमी संवत होता है उसके अंदर 12 महीने होते हैं, ये हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि 12 महीनों के नाम क्या है, और उनका हमने कंपैरिजन भी किया है साथ साथ कि अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों के हिसाब से वो कब कब आते हैं, ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है कि जो ये 12 महीने होते हैं इसके अंदर प्रत्येक एक जो महीना है, किसी भी एक महीने को उठा लीजिए आप, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, किसी भी महीने को, तो प्रत्येक एक महीने के 2 पार्ट्स किए गए हैं, 2 पार्टीशन किए गए हैं। प्रत्येक महीने के 15-15 दिनों के 2 भाग होते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक में 30 दिन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक में कितने दिन होते हैं, प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं। क्योंकि अंग्रेजी जो कैलेंडर है भाई उसके अंदर 30 का महीना भी होता है, 31 का महीना भी होता है, फरवरी तो कभी 28 की होती है, 4 साल बाद 29 की होती है, कोई फिक्स नहीं है। पर यहाँ फिक्स है कि प्रत्येक एक महीना जो है वो जनरली 30 दिन का ही होगा विक्रमी संवत के अनुसार। इसीलिए तो देखिए जब एक महीना 30 दिन का है और 12 महीने हैं, एक महीना 30 दिन का है और 12 महीने हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस विक्रमी संवत में 12 तिया 36, यानी पूरे वर्ष में 360 दिन होते हैं। जबकि आप ईस्वी कैलेंडर में ये पढ़ते हैं, ईस्वी कैलेंडर में आप ये पढ़ते हैं कि भैया 365 दिन होते हैं, और जब लीप ईयर होता है, जब फरवरी 29 की होती है, तो वहां आप पढ़ते हैं कि 366 दिन होते हैं। ऐसे पढ़ेंगे आप, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो 365 दिन और 366 दिन ये कंफ्यूजिंग रहता है, पर यहां पर फिक्स है कि कितने दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं।
अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये फिर एक साथ मार्च अप्रैल में कैसे आता है, तो अपन उस पर बात करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 दिन का गैप हो गया है। तो ये 5 दिन का गैप अगर हर साल 5 दिन का गैप होने लग गया तो फिर तो 10 सालों के अंदर 50 दिन का गैप हो जाएगा, और 10 सालों में 50 दिन का गैप हो जाएगा तो जो दीपावली आपकी अक्टूबर में आती है भैया, वो दीपावली आपकी जून में आनी शुरू हो जाएगी, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से क्या है कि इसको अंतर को कैसे समाप्त किया गया उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने इसको बनाया था विक्रमी संवत को, तो ये जो पूरा विक्रमी संवत है ये चंद्रमा की कलाओं पर डिपेंड था। इसमें एक दिन जो है, एक दिन जो है उसकी गणना चंद्रमा की कलाओं पर डिपेंड थी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आज पूर्णिमा है, जब आप ये कहते हैं आज दूज है, चांद देखें, जब आप ये कहते हैं आज अमावस है, तो आप किस चीज को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि आज पूर्णिमा है या अमावस है? हम डिसाइड करते हैं चंद्रमा को देखकर। चंद्रमा अगर पूरा दिखाई दे रहा है तो हम ये कहते हैं कि आज पूर्णिमा है, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा तो हम कहते हैं कि अमावस है। कहावतें भी बनी हुई है कि अमावस का चांद हो गया है भैया, इस तरीके से जो कोई दिखाई नहीं देता है हमें। तो ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये सारे दिवस जो है ये चंद्रमा की कलाओं पर डिपेंड करते हैं। तो वो कैसे होता है उन पे अपने चर्चा भी करेंगे थोड़ा सा, और ये गैप क्यों है, इस गैप को कैसे मेंटेन किया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्या है कि प्रत्येक जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं, और 30 दिनों को 15-15 दिनों के अंदर डिवाइड कर रखा होता है। 30 जो दिन दिखाई दे रहे हैं इनको प्रत्येक महीने के 30 दिन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 15 इधर है, 15 इधर है। जो इस तरफ के 15 दिन है इसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष, इसको पक्ष बोलते हैं, या कई किताबों में लिखा मिलता है पखवाड़ा, तो पखवाड़ा शब्द भी यूज कर सकते हैं। पखवाड़ा मतलब 15 दिनों का ग्रुप है, और पक्ष का मतलब भी 15 दिनों का ग्रुप है, समूह है ये। क्योंकि जैसे एक प्रश्न आया था ग्राम सेवक भर्ती के दौरान, उसमें आया था प्रश्न कि होली के एक पखवाड़े बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अब होली के एक पखवाड़े बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इसका मतलब है कि 15 दिन बाद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो उसका सही उत्तर गणगौर था उस परीक्षा की दृष्टि से। हालांकि गणगौर का त्योहार होली से लगभग 17-18 दिन बाद में आता है प्रॉपर से, परंतु उस प्रश्न के हिसाब से उसका उत्तर गणगौर बन रहा था। तो इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और इसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। इसको कृष्ण पक्ष को हम बदी भी बोल सकते हैं, इसको हम सुदी बोलते हैं। इसको हमारे इधर मारवाड़ी परिवारों के अंदर अंधेर पक्ष बोला जाता है। दादी माँ बोल देती है कई बार, बेटा अंधेर पक्ष चल रहा है ये काम नहीं करेंगे। फिर कोई शुभ काम करना हो तब ऐसे बोल देते हैं चानन पक्ष चल रहा है भैया, शुभ काम करो कोई ना कोई। तो ये अंधेर पक्ष है और इसको हम चानन पक्ष बोलते हैं। दोनों के अंदर 15-15 दिन आ जाएंगे। अब यहां जो 15वां दिन आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे होता है जैसे एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, इस तरीके से चलते चलते और 15वां दिन आएगा। तो यहां जो 15वां दिन आता है अंधेर पक्ष का, उसको अमावस्या कहा जाता है। और जो यहां आएगा एकम, दूज, तीज, चौथ, ऐसे चलते चलते 15वां दिन आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्णिमा। ठीक है, देखिए मित्रों, सीधा सा सवाल, सीधी सी बात है, ये 15 दिन है ना, इस 15 दिन में क्या है, चांद जो है ना वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। चांद धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पहले बड़ा है, चांद बड़ा दिखाई दे रहा है, चांद बड़ा दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे क्या है, चांद छोटा होता जाता है। जैसे अमावस की ओर जाएंगे हम, यहां जाकर के चांद जो है वो लुप्त हो जाता है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो यानी ये चांद का घटता क्रम है। तो चांद का जो घटता क्रम होता है उसको कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। कृष्ण का मतलब होता है काला, तो इसको कृष्ण पक्ष माना जाता है। और यहां जो चांद आएगा वो चांद बढ़ते क्रम में आएगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा, और पूर्णिमा वाले दिन हमको पूरा बड़ा दिखाई देगा। तो यहां पर पूर्णिमा के दिन बड़ा चांद दिखाई देता है, तो ये बढ़ते क्रम में ध्यान रखना, और ये चांद के घटता क्रम है। चांद के घटते क्रम को कृष्ण पक्ष, चांद के बढ़ते पक्ष को शुक्ल पक्ष। यहां अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अमावस की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे हम किसकी ओर जा रहे हैं, अंधेरे की ओर। तो अंधेरा बढ़ रहा है इसीलिए यहां अमावस है, इस तरफ चांदना बढ़ रहा है इसीलिए पूर्णिमा है, या अंधेरा बढ़ रहा है इसलिए इसको अंधेर पक्ष बोलते हैं, यहाँ चांदना बढ़ रहा है भाई इसीलिए इसको चानन पक्ष बोलते हैं। तो ये दोनों भागों में इस तरीके से 15-15 दिनों के भागों में ये डिवाइड होता है। 30 दिन इसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है, इसको
शुक्ल पक्ष बोला जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे अमावस्या लिख रखा है, तो अमावस्या जो है ये इसका मतलब होता है अर्ध प्लस मास शब्द मूल होता था। पहले इसको अर्धमास बोला जाता था, ये अपभ्रंश होके शब्द अमास बना, अमावस बना, अमावस्या बन गया, ये अपभ्रंश होके बना है। जो मूल शुद्ध शब्द था वो अर्धमास था, यानी किसी भी महीने का जो आधा जो भाग है, जो इंटरवल टाइम है, जो बीच का भाग है, उसको अर्धमास, तो अर्धमास से शब्द बना अमावस। और ये क्या है? पूर्णमास। पूर्णमास शब्द से बना है, तो पूर्णिमा जो है पूर्णमास है, इसको पूर्णमासी भी बोल देते हैं। जैसे अपने इसको अर्धमासी या अर्धमास या अमावस्या बोलते हैं, यानी ये महीने का बीच का टाइम है और पूर्णमास है, तो यहाँ इसका मतलब महीना क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। इसका मतलब जो है यहाँ महीना समाप्त हो गया है, वो विक्रमी संवत का महीना जो है यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ उस महीने की बीच का जो समय वो आ रहा है, इसलिए इसको अर्धमास कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे डिवाइडेशन किया गया है, इनमें कैसी तिथियों का निर्धारण किया गया है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कि कैसे एक एक दिन को बताया जाता है कि दूज है, पूर्णिमा है, अमावस है, कैसे डिक्लेयर किया गया है। तो ये आपको कई किताबों में एक से एक बात लिखी हुई मिलेगी, कई जगह पे कुछ किताबों में मिलती है। जैसे ये मिलती है कि ये जो 30 दिन होते हैं, ये जो 30 दिन होते हैं किसी भी महीने के, ये जो 30 दिन है, ये 30 दिन चंद्रमा की 16 कलाओं पर डिपेंड होते हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं से बने होते हैं, चंद्रमा की 16 कलाओं से। अब ये क्या होता है? चंद्रमा की 16 कलाएं कौन सी होती है? देखिए, चंद्रमा की 16 कलाओं का मतलब है चंद्रमा के 16 डिजाइन। चंद्रमा जो है उसके 16 डिजाइन, क्योंकि जब आप चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा आपको कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी वो इस तरीके से दिखाई देता है कटोरी नुमा सा, कभी गोल दिखाई देगा, कभी इस तरीके से भी दिखाई देता है चांद। तो चांद के डिजाइन क्या दिखते हैं अपने को पृथ्वी से देखने पर? अलग अलग दिखते हैं। तो ये जितने प्रकार के डिजाइन है ना, इनको कलाएं कहा जाता है। तो यानी जब चंद्रमा को हम देखते हैं ना, तो टोटल डिजाइन तो 16 ही होते हैं, टोटल डिजाइन तो 16 होते हैं। और उन 16 डिजाइनों से यानी 16 कलाओं से हमारे पूर्वजों ने क्या बनाए हैं? देशी महीने के 30 दिन बनाए हैं। तो कैसे बने ये 30 दिन, उस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इन दिनों का निर्धारण किया गया होगा, कैसे इनको बनाया गया होगा, तो उस पर अपने चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे अपने बात कर लेते हैं, कोई भी एक महीना है, कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें। और ये जो पक्ष है आपने पढ़ा है अभी कि कृष्ण पक्ष है, और इसको हमने पढ़ना है कि ये शुक्ल पक्ष है। और यहाँ हमने पढ़ना है कि अमावस्या है, और यहाँ हमने पढ़ना है कि पूर्णिमा है। ठीक है, इस तरीके से 15-15 दिन डिवाइड है। अब देखिए, हम ये मान लेते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन हमें 100% चांद दिखाई दे रहा है, एक अनुमान के तौर पे ना, कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं तो सिर्फ अनुमान के तौर पे, कि पूर्णिमा वाले दिन मान लीजिए चांद 100% दिखाई दे रहा है, और इस दिन हमको दिखाई नहीं देता, तो अपने इसको मान लेते हैं कि ये 0% दिखाई देता है। पूर्णिमा वाले दिन पूरा दिखाई दे रहा है तो उसको हम 100% मान लेते हैं, इसको हम 0%। इसका मतलब पूर्णिमा से पहले जो तिथि होती है वो कौन सी तिथि आएगी? 14 से पहले कौन सी होगी? 13, उससे पहले 12, इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो चतुर्दशी जो है, इस दिन हम ये मान लेते हैं कि चांद अपने को 90% दिखाई दे रहा है। उससे एक दिन पहले अपन यूं मान लेते हैं कि लगभग 75%, उससे एक दिन पहले अनुमानतः मान रहे हैं 60%। ठीक है, यानी यहाँ चांद हमें चांद का 60% भाग दिखाई दे रहा है, ऐसे मान लेते हैं, या चांद का जो आकार है वो 60% दिखाई दे रहा है, और यहाँ चांद का आकार हमें मान लीजिए 100% दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चांद धीरे धीरे बढ़ते क्रम में है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, आप मुझे ये बताइए सभी कि जैसे ये पूर्णिमा है, तो उसके बाद में किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की एकम आ जाएगी, ऐसे आएगा। इसके बाद तुरंत क्या आएगा? किसी भी अगले महीने की एकम आएगी। तो उस एकम वाले दिन चांद कितने प्रतिशत दिखाई देगा? उस एकम वाले दिन, अगर यहां पर पूर्णिमा वाले दिन 100% दिखाई दे रहा है, तो जस्ट उससे अगले दिन जो भी नया महीना शुरू होगा, उस नई महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को चांद कितना दिखाई देगा? 90% ही दिखाई देगा। यह ध्यान रखना है कि पूर्णिमा का जो चांद है, पूर्णिमा का जो चांद है, उससे एक दिन पहले जैसा उसका डिजाइन होता है चांद का, वैसा ही डिजाइन पूर्णिमा के एक दिन बाद होता है। ध्यान रखना है।
मान लीजिए यहाँ पूर्णिमा है तो पूर्णिमा से एक दिन पहले जैसा डिजाइन है वैसा ही डिजाइन अगले दिन दिखाई देगा, क्योंकि चांद ऐसा तो है नहीं है कि पूर्णिमा के एक दिन बाद अगले दिन चांद एकदम गायब हो जाएगा। जैसे चांद यहाँ पर धीरे धीरे बड़ा हुआ था, वो बड़ा हुआ चांद इस तरफ आया और यहाँ वो धीरे धीरे छोटा होता अमावस आ गई, फिर यहाँ से छोटा रूप वापिस इधर गया ऊपर और यहाँ से फिर बड़ा होना शुरू हो गया इस तरीके से, ठीक है। और आसान में सुनना हो तो आप ये ध्यान रखिए कि जिन दो तिथियों का योग 15 हो रहा हो, जिन दो तिथियों का योग 15 हो रहा हो, उन दोनों तिथियों का शुक्ल और कृष्ण पक्ष में उन दोनों तिथियों के चांद का डिजाइन यानी चंद्रमा की वो कला एक जैसी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 14 वाले दिन 90% चांद दिखाई दे रहा है, तो इस एकम वाले दिन 90% होगा। 1 और 14 को जोड़ा तो कितना आ गया 15। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ 13 है तो 13 वाला डिजाइन कृष्ण पक्ष में कहाँ मिलेगा, दूज को मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ 12 है तो इस तरफ डिजाइन कहाँ मिलेगा, तीज में मिलेगा। 12 और 3 कितने हो गए 15। आपको योग 15 मिलना चाहिए। कुछ किसी भी तरफ जाओ, जैसे मान लीजिए यहाँ की मैं तिथि सप्तमी करता हूं तो यहां तिथि कौन सी आ जाएगी, अष्टमी, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 15। यानी कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के चांद का डिजाइन एक जैसा होगा, ठीक है। कोई भी तिथि आप उठा लीजिए, यहां 10वीं उठाएंगे तो इस तरफ आप पंचमी उठाएंगे। आपको योग टोटल 15 करना है और जिनका योग 15 हो गया है उन दोनों ही चांदों का डिजाइन, चंद्रमा का डिजाइन एक जैसा होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो कितने डिजाइन हैं जो इधर से इधर मैच कर जाएंगे। तो देखिए मित्रों, आपको याद रखना है कि एकम से लेकर 14 तक दोनों तरफ, ठीक है, एकम से लेकर, क्योंकि इस एकम का इस 14 से डिजाइन मिलेगा, इस एकम का इस 14 से डिजाइन मिलेगा। तो यानी टोटल जो है ये तिथियां आपस में सारी मैच कर जाएंगी। सिर्फ 2 तिथियां मैच नहीं करेंगी, एक अमावस और एक पूर्णिमा। ना तो अमावस जैसा चांद इधर होता है, ना ही पूर्णिमा जैसा चांद इधर होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये है कि ये जो 14 डिजाइन हमने बनाए इस तरफ और इस तरफ के 14 डिजाइन ये तो सेम है, क्योंकि इधर 14 को वो डिजाइन दिखाई दे रहा है तो इधर एकम को दिखाई दे रहा है, डिजाइन तो वो सेम है। इसका मतलब 14 कलाएं तो ये हो गई, 14 कलाएं तो ये हो गई जो आपस में मैच कर रही हैं, और 2 कलाएं ऐसी हैं जो मैच नहीं कर रही हैं। ना तो पूर्णिमा इधर दिखाई देता है ना अमावस उधर, तो 2 ऐसी हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तो 2 कलाएं ये हो गई हैं। तो 14 डिजाइन तो चांद के ये और 2 डिजाइन चांद के ये, तो टोटल डिजाइन कितने हो गए 16। और इन्हीं 16 डिजाइन जो है इनको 16 कलाएं कहा जाता है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और पूरे के पूरे जो भी देसी महीना है उसके जो 30 दिन है वो इन 16 कलाओं पर डिपेंड करते हैं। जब आप ये बात करते हैं कि चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, तो वो सबके सब बातें चंद्रमा की 16 कलाओं पर डिपेंड करती है। मैंने बताया 14 कलाएं मैच कर रही हैं, 14 डिजाइन मैच कर रहे हैं, 2 डिजाइन मैच नहीं कर रहे हैं, टोटल डिजाइन हो गए 16। इन 16 डिजाइन जो है चंद्रमा के, इनको चंद्रमा की 16 कलाएं कहा जाता है और इससे ये 30 दिनों का जो है वो निश्चय किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो 30 दिन जो है ये चंद्रमा की 16 कलाओं से बनते हैं। यानी जब भी विद्वानों ने ये विक्रमी संवत बनाया होगा तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की होगी, जो गणना की होगी, वो चंद्रमा को देखते हुए की है। जैसे आप ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं नक्षत्र वगैरह, या जैसे आप लोग समझते हैं कि हस्तकलाएं देखने, हस्त रेखाएं जो देखने वाले जो लोग होते हैं ज्योतिष शास्त्री, उनको आप देखते हैं तो वो आपकी राशिफल के बारे में बताते हैं। तो ये जो राशियां हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये सारे क्या है, तारों का समूह होता है और इन तारों के समूह के आधार पर ये सब क्रियाएं जो की जाती हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक गणित होता है, बहुत बड़ा विज्ञान होता है ये, और इस विज्ञान को विक्रमी संवत से ही सीखा जाता है। तो अभी आपने ये पढ़ा है कि 12 महीने होते हैं और जो प्रत्येक महीना होता है इसके अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक को बोला जाता है कृष्ण पक्ष, एक को बोला जाता है शुक्ल पक्ष। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या होता है और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन जो है वो पूर्णिमा होता है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है कि आपको कोई ये पूछे कि इस विक्रमी दिवस, विक्रमी संवत जो ये वर्ष होता है, जो इसका वर्ष होता है, उस वर्ष का प्रथम दिवस कौन सा होता है, या यूं कहें कि प्रथम माह कौन सा होता है,
और किसी भी वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है। विक्रमी संवत जो है उसका एक वर्ष उठाइए, कोई भी, जैसे वर्तमान 2078 चल रहा है, 2077, कुछ भी उठा लीजिए, तो उस प्रत्येक एक वर्ष का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है, ये आपको बताना है। देखिए, आप सोचिए, अपनी किताबों में देखिए या पहचानिए, याद कीजिए कौन सा होता है। ठीक है, पहला महीना तो आप सब बता देंगे, मुझे भी पता है कि किसी भी वर्ष का प्रथम महीना जो है वो कौन सा होता है, चैत्र होता है। सबको पता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ 12 महीनों के नाम लिखा के गया था, चैत्र से लेके फागुन तक। परंतु विक्रमी संवत का जो अंतिम महीना होता है ना, वो भी चैत्र ही होता है, ये आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे सर अभी तो फागुन बताया था आपने 12 महीनों में, अब आप चैत्र बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कैलकुलेशन की दृष्टि से जब हम 12 महीनों के नाम बोलते हैं, तो 12 महीनों के नाम बोलते हैं तो वो नाम हमें चैत्र से लेकर फागुन तक बोलने होते हैं। परंतु विक्रमी संवत का जो ये महीना है ना, चैत्र, ये एक ऐसा अपवाद है कि इसके 15 दिन प्रारंभ में आते हैं और 15 दिन जो है वो फागुन के बाद बिल्कुल लास्ट में आते हैं। इसलिए जो है विक्रमी संवत जब भी प्रारंभ होता है उस चैत्र महीने के 15 दिन प्रारंभ में आते हैं और 15 दिन लास्ट में आते हैं। जो प्रारंभ में 15 दिन आते हैं वो शुक्ल पक्ष के आते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष को हम चानन पक्ष बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को चानन पक्ष बोलते हैं, और कोई भी शुभ काम जो है वो चानन पक्ष से स्टार्ट होता है। तो उसी तरीके से इस विक्रमी संवत की शुरुआत, मित्रों ध्यान रखनी है, कृष्ण पक्ष से नहीं हुई, कृष्ण पक्ष से नहीं, इसकी शुरुआत जो है वो शुक्ल पक्ष से हुई है। और चैत्र का महीना जब बिल्कुल लास्ट में आता है तब वहां पर जो 15 दिन आते हैं वो कृष्ण पक्ष के आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा कि हम लोग जब सुनते हैं या माता पिता से बात करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों से बात करते हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद चैत्र तो एक साथ ही आता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष एक साथ ही आता है, हम लोगों ने तो ऐसे ही देखा है। बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, परंतु जब भी कृष्ण और शुक्ल पक्ष एक साथ आते हैं तो वो कृष्ण पक्ष सदैव पिछले संवत का होता है और शुक्ल पक्ष जो है वो हमेशा नए संवत का होता है। क्योंकि चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रथम जो तिथि है, प्रथम प्रतिपदा जो है, उसी से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही ये नया वर्ष जो है विक्रमी संवत का ये प्रारंभ होता है। अभी आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं और डिटेल इसकी बताऊंगा, पर आपको फिलहाल ये याद रखना है कि वर्ष का प्रथम महीना पूछे तो भी चैत्र है और वर्ष का अंतिम महीना पूछे तो भी चैत्र है। पर कैलकुलेशन के हिसाब से, गणना की दृष्टि से पहला महीना चैत्र कहलाता है, 12वां महीना फागुन कहलाता है। ये 12वें महीने के बाद का महीना है, 12.5वां महीना है। ऐसे आप कर सकते हैं कि आधा महीना ये शुरू में आ गया और आधा महीना लास्ट में आया है, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, इसको आप देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा और कैलकुलेशन आपको समझा देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा कि पहला महीना चैत्र है, ठीक है, चैत्र के बाद आप ऐसे पढ़ रहे थे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते आप गए फागुन तक, है ना। तो फागुन के बाद में फिर क्या आ जाएगी, चैत्र आ जाएगी। अब क्या है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्ल पक्ष है वो आएगा केवल, इसके अंदर कृष्ण पक्ष भी आ जाएगा, शुक्ल पक्ष भी आएगा, इसमें भी पहले कृष्ण आएगा, शुक्ल आएगा। बाकी जितने महीने बच गए सबके अंदर क्या आएगा, पहले कृष्ण, फिर शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल, फिर यहां पर चैत्र का कृष्ण आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि शुक्ल भी आता है, बिल्कुल आता है। वो जो जैसे ही शुक्ल आएगा ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, संवत नया शुरू हो जाएगा। उस शुक्ल पक्ष की जो एकम आएगी वहां से नया संवत शुरू हो जाएगा, नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, या अपन कहेंगे नव संवत्सर उसको बोला जाता है, तो वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना मित्रों, गलत मत कर दीजिएगा। विक्रमी संवत का पहला महीना भी चैत्र होता है, अंतिम महीना भी चैत्र ही होता है। प्रारंभ में केवल शुक्ल पक्ष आएगा, अंत में कृष्ण पक्ष आएगा, ये ध्यान कर लीजिएगा। तो अब देखें हम इनकी कि पहली तिथि कौन सी है और अंतिम तिथि कौन सी होती है। आपने ये बता दिया अभी किसी भी नए साल का पहला महीना भी चैत्र है, यही बताया है आपने। क्या आपने बताया कि जी प्रथम माह जो होता है वो भी चैत्र होता है, और आपने बताया कि अंतिम जो माह होता है वो भी चैत्र होता है, यही बताया आपने। तो प्रथम और अंतिम माह चैत्र होता है, तो पहली तिथि कौन सी होती है, ये तो पहले महीने की बात हो गई। अगर हमसे तिथि पूछा जाए तो आपको बतानी है, पहली तिथि है चैत्र शुक्ल, एकम भी बोल सकते हैं आप,
या इसको प्रतिपदा भी बोला जाता है। ठीक है, ज्यादातर भारतीय लोग जो है इस दिन नया साल मनाते हैं। हम भारतीयों का नया साल ये है भाई, वो नहीं है जब हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं आप। चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा जो है इसको नव वर्ष माना जाता है। इस दिन नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, इस दिन बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं और चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा से नव संवत्सर की शुरुआत होती है। ऐसे ही अंतिम महीना चैत्र है तो अंतिम तारीख कौन सी है, अंतिम तिथि कौन सी है, तो यहां आपको पता है कि ये कृष्ण पक्ष है। ये कौन सा पक्ष है, कृष्ण। और कृष्ण पक्ष का बिल्कुल अंतिम दिन कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है। जिसका मतलब चैत्र की जो अमावस्या है वो क्या है, चैत्र अमावस्या किसी भी विक्रमी संवत के अंतिम महीने का अंतिम दिन है और प्रथम महीना चैत्र है, उसकी प्रथम तारीख प्रथम तिथि चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा है। इसका मतलब जो विक्रमी संवत का नया साल है उसका पहला दिन ये है, ध्यान रखना, और अंतिम दिन ये है। हम हैप्पी न्यू ईयर इन दोनों के बीच में मनाएंगे क्योंकि इस अमावस के तुरंत बाद क्या आएगी, चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा। तो इस अमावस को जब आएगी, जैसे अभी मान लीजिए होली के आसपास की बात है या नवरात्रे जो पीछे गए हैं, अभी मार्च अप्रैल में नवरात्रे गए हैं 2021 में, तो इनके अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि जो नवरात्रे शुरू हुए थे उस दिन 2078 ईस्वी शुरू हुआ, 78 विक्रमी संवत शुरू हुआ था। ठीक है, उस दिन 2078 विक्रमी संवत शुरू हुआ और उससे एक दिन पहले जब चैत्र की अमावस थी तो उस दिन 2077 विक्रमी संवत का अंतिम दिन था। 2077 विक्रमी संवत का अंतिम दिन था। जस्ट उससे अगले दिन 2078 ईस्वी 78 विक्रमी संवत प्रारंभ हो गया और उसका प्रथम दिवस आ गया था जिसको हम क्या बोलेंगे, चैत्र शुक्ल एकम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों कि पहली तिथि जो है वो चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा है और किसी भी विक्रमी संवत की अंतिम तिथि जो होती है वो चैत्र की अमावस्या होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। 12 महीने होते हैं। अब वो क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में चल रहा है उसका उत्तर मैं दे देता हूं और उसके बाद अपने इस टॉपिक को स्टॉप करेंगे और उससे आगे अपन पढ़ेंगे फिर बाद में। तो इसमें अपन देखते हैं क्या चीजें आएगी। वो देखो, आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि घर पे बूढ़े बुजुर्ग या अपन कई बार बात कर लेते हैं कि अब की बार भैया 12 2 है, 13 2 है, सप्तमी 2 है, बागड़ी में बोल देते हैं, 7 8 बेड़ी है। तो ये बेड़ी कब होती है, अलग अलग कब होती है, इनकी अपन बात करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने ये बताया कि जो विक्रमी संवत होता है ना, ये चंद्रमा की कलाओं पर डिपेंड है। इसके जो दिन है वो चंद्रमा की कलाओं से संबंधित होते हैं। परंतु जब भी आप किसी ज्योतिष शास्त्री या खगोल शास्त्री के पास आप जाएंगे तो वो आपको क्या बताएगा कि इसमें सूर्य गणना भी की जाती है। इसके अंदर सूर्य गणना, जिसको आप लगन बोल देते हैं, लगन की बात करते हैं जब शादी विवाह का लगन निकाला जाता है, तो चंद्रमा की कलाएं होती हैं परंतु सूर्य गणना भी होती है। तो जब भी हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने ये विक्रमी संवत बनाया था उस समय उन लोगों ने चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ सूर्य की गणना को महत्व दिया था, क्योंकि उनको ये पता था कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में सूर्य की गणना के माध्यम से भी दिनों को निर्धारित किया जा सकता है। तो जैसे इन विक्रमी संवत के अंदर इन दोनों चीजों का यूज किया गया, पर ज्यादा महत्व किसको दिया गया, चंद्रमा की कलाओं को। परंतु उससे 57 साल बाद जब अंग्रेजों ने ईस्वी कैलेंडर बनाया, जब अंग्रेजों ने ईस्वी कैलेंडर बनाया 57 साल बाद में जो चला है, उस ईस्वी कैलेंडर के अंदर सूर्य की गणना और पृथ्वी का घूर्णन, हालांकि ये तो बाद में विज्ञान ने कहा है, उस समय का तो वर्णन नहीं है। ये वर्णन भी बाद में क्लियर हो पाया है कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि उन किताबों में या उन ग्रंथों में ये बात नहीं लिखी हुई थी कि सूर्य की गणना या पृथ्वी का घूर्णन, ये नहीं था उसके अंदर, ये बाद में पता चला है। फिर भी अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो कॉम्बिनेशन किसका बनता है, सूर्य का और पृथ्वी का। यहाँ कॉम्बिनेशन किसका था, चंद्रमा का और सूर्य का। ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन चंद्रमा और सूर्य का है। ईस्वी कैलेंडर बना तो सूर्य की गणना, जैसे आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सूर्य जो है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको 1 वर्ष माना जाता है। और वही पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसको हम 1 दिवस मानते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो संबंध है उस पर डिपेंड करती है। परंतु वो जो ये जो संबंध है, ये जो कैलकुलेशन है, इससे हमने ईस्वी संवत बनाया है। पर हमारे विद्वानों ने जो कैलकुलेशन की थी वो चंद्रमा की कलाओं पर डिपेंड थी, उसमें सूर्य गणना भी की गई थी, उसमें सब
सब ग्रहों की बात भी की गई थी और उन गणनाओं के आधार पे हमने क्या बनाया था, विक्रमी संवत बनाया था। और ये जो कैलकुलेशन है सूर्य गणना कैलकुलेशन, ये हमने भी की और इन्होंने भी की है। तो हम लोगों ने पहले से ही ये डिक्लेयर कर रखा था कि हमें कुछ वर्षों बाद, लगभग जैसे 3 वर्षों बाद 1 महीने को जंप करवाना है। 1 महीने को जंप करवाना है, उसको अधिमास बोला जाता है। जब आप ये पढ़ते हैं कि अब की बार बैसाख 2 है, अब की बार ज्येष्ठ 2 है, तो उसको अधिमास बोलते हैं। और जब 2 तिथियां एक साथ कंटिन्यू आती है तो उसको अधिदिवस बोला जाता है। ठीक है, तो ये तिथियों का इकट्ठा होना या तिथियों का 2 बार आना, ये सिर्फ इसलिए है कि वो जो 5 दिन का गैप था ईसवी संवत और विक्रमी संवत के अंदर, उस गैप को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि ईसवी संवत सूर्य की गणना पर और विक्रमी संवत जो है वो चंद्रमा की गणना पर डिपेंड करता है। धन्यवाद मित्रों, इसके बाद का टॉपिक अपने फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।